हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो फ्रांस की नई प्राइम मिनिस्टर बन गई है, कौन है वो, और पिछले 3 दशक में यानी 30 साल में पहली बार है जब कोई महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। डिटेल जानेंगे। किस प्रोजेक्ट के तहत बने युद्धपोत सूरत को रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है। एक और युद्धपोत है उदयगिरी, उसे भी रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया, तो वो भी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद में मिले विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को रिहा कर दिया। नाटो के किस सदस्य देश ने स्वीडन और फिनलैंड के प्रस्ताव को उसका विरोध किया है और चेतावनी दी है। दोनों देशों ने यानी फिनलैंड और स्वीडन ने कहा था कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं, आवेदन भी दिया है। लद्दाख में 3.5 करोड़ वर्ष पुराने किस दुर्लभ प्रजाति के सांप के जीवाश्म मिले हैं। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, सब पे बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। लाइक बटन दबाना मत भूलना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फ्रांस की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई हैं। आंसर होगा एलिजाबेथ बोर्न। न्यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर द हिंदू में, और फोटोग्राफ ये रहा। किसने चुना है उन्हें, किन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया उनको, तो वहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने उनको नियुक्त किया है। देखिए 3 दशकों में ऐसा पहली बार जब फ्रांस में एक महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, 61 ईयर की है। एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं फ्रांस कहाँ पर है। तो ये रहा प्यारा भारत इस मैप में, और अब चलते हैं यूरोपीय देशों की ओर, और यूरोप में है फ्रांस, यहाँ रहा। और इसी के पास इधर स्पेन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, इटली है और यूनाइटेड किंगडम है। ये सब पड़ोसी देश हैं बाकी, और फ्रांस ये रहा। ठीक है, देखिए फ्रांस में सत्ता का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। राष्ट्रपति ही चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और राष्ट्रपति के बाद स्थान आता है प्राइम मिनिस्टर का। हालांकि राष्ट्रपति नियुक्त तो कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन उनको हटा नहीं सकते। हाँ, इस्तीफा जरूर मांग सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को हटाने का अधिकार फ्रांस में केवल नेशनल असेंबली को है, यानी वहाँ के संसद को है। ओके, और आपको बताऊँ कि ये बन गई एलिजाबेथ बोर्न नई प्राइम मिनिस्टर। और वहाँ पर भारत की तरह नहीं है कि राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पर इंडिया के जैसा नहीं है, इंडिया के उल्टा है। जैसे यहाँ पर इंडिया में राष्ट्रपति जो होते हैं संवैधानिक प्रमुख तो होते हैं, लेकिन सारा डिसीजन लेने का जो अधिकार है मूल रूप से, या सत्ता चलाने का अधिकार है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। वहाँ इसका उल्टा है, वहाँ पर राष्ट्रपति के पास सत्ता चलाने और तमाम अधिकार है, और प्राइम मिनिस्टर उनके अंतर्गत में, उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं फ्रांस में। ओके, तो फ्रांस की बात हो रही है, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, और वही डिसीजन मेकर है। ओके, डिसीजन मेकर वही है वहाँ के। राजधानी क्या है फ्रांस की, पेरिस, मुद्रा यूरो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई 2022 में किन 2 स्वदेशी युद्धपोतों का जलावतरण किया, यानी कहेंगे लॉन्च किया। आंसर होगा ए और बी, यानी सूरत और उदयगिरी। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। इंडिजिनस है यानी स्वदेशी है, भारत में बना है, भारत की तकनीक पर बना ही है। तो रक्षा मंत्री ने कब लॉन्च किया, तो अभी हाल ही में 17 मई को। ये दोनों फ्रंट लाइन युद्धपोत हैं। निर्माण किसने किया है, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में वहाँ पर किया गया है, और उसी कंपनी के परिसर में दोनों युद्धपोत का जलावतरण किया गया है समुद्र में। जलावतरण का क्या मतलब होता है बताऊं, कि जब भी कोई शिप या फिर कहें पनडुब्बी वो सब बनकर तैयार होता है, तो उसे समुद्र में उतारा जाता है, उसको कहते हैं जलावतरण, यानी उसको लॉन्च किया जाता है। और इससे कुछ वक्त बाद, कुछ महीने या 1 साल बाद उसे नेवी में शामिल कर लिया जाता है। तब इसके नाम के आगे जोड़ दिया जाता है INS, यानी इंडियन नेवल सर्विस। ओके, तो उस कुछ दिन बाद ये बन जाएगा INS सूरत और INS उदयगिरी। स्वदेशी युद्धपोत है, मैं फोटोग्राफ दिखाऊं, ये है सूरत जो युद्धपोत है, वॉरशिप है, इनके बारे में भी आगे बताते हैं। और ये रहा उदयगिरी। उदयगिरी जो है वो स्टेल्थ है, यानी दुश्मन के जो रडार है उसको चकमा दे सकता है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने अपने एक बयान में कहा है कि दोनों जहाज़ों के निर्माण के लिए जो आवश्यक 75% उपकरण है, प्रणाली है, वो सब
MSME सहित स्वदेशी फॉर्म से प्राप्त किया गया है। डिजाइन किसने किया? तो दोनों युद्धपोतों को डिज़ाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने। ओके, ये देख रहे हैं इसका जलावतरण हो रहा है, यानी लॉन्च किया जा रहा है, इसे समुद्र में उतारा जा रहा है। तो दोनों युद्धपोत के बारे में और भी जानेंगे। उससे पहले आपको कुछ नौसेना की क्षमता के बारे में बता दो। वर्तमान में नौसेना के बेड़े में 130 से अधिक युद्धपोत हैं और पनडुब्बियाँ हैं, 230 से अधिक विमान हैं और नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है। इसके जरिए नए नए जहाज, नई नई पनडुब्बियाँ उतारी जा रही हैं, उसका जलावतरण हो रहा है, नेवी में शामिल किया जा रहा है। क्यों ज़रूरी है? देखिए, नौसेना की भूमिका हमेशा भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल बदल रहे हैं, परिस्थिति बदल रही है, ऐसे में 7,500 किलोमीटर से अधिक जो भारत की तट रेखा है और इसके अलावा हिंद महासागर में जो व्यापक विस्तार है, उसके कारण नौसेना का आधुनिकीकरण बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले भारत अपने अधिकांश जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके लिए हिंद महासागर पर निर्भर है। तेल, गैस प्राप्त करना, इसके अलावा अपना सामान भेजना, और दूसरी तरफ चीन के जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी है उसका आधुनिकीकरण हो रहा है उस तरफ। तो ऐसे में इंडिया को भी ज़रूरी है कि वो अपने जो नेवी है उसको और मजबूत करे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है, लिखा है कि एक रिपोर्ट आई थी अमेरिकी रक्षा विभाग की नवंबर में, उसमें ये कहा गया था कि चीन की जो सेना है, या कहें चीन के पास जो नौसेना है, उसके पास लगभग 355 युद्धपोत हैं, पनडुब्बियाँ हैं, और इसके साथ वो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है चीन के पास। तो ऐसे में इंडिया को भी आगे बढ़ना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देख रहे हैं आप कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मैंने जो बातें कही उन सबको पॉइंट आउट किया था उन्होंने। ओके, अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। इंडियन नेवी के किस प्रोजेक्ट के तहत बने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत सूरत का जलावतरण या कहें लॉन्च रक्षा मंत्री ने किया है? किस प्रोजेक्ट के तहत बना है? तो आंसर होगा प्रोजेक्ट 15B। ये आप ध्यान रखना। मैं ये क्वेश्चन टुकड़े में क्यों दे रहा हूँ इन सब वॉरशिप को लेकर, क्योंकि अभी जो NTPC का एग्जामिनेशन हुआ है ना, RRB का, रेलवे का, उसमें हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन थे युद्धपोत से रिलेटेड, पनडुब्बी से रिलेटेड, या फिर कहें अंतरिक्ष से रिलेटेड, जो भी रॉकेट है उनसे रिलेटेड, ये सब क्वेश्चन थे। तो इसलिए जो भी एग्जामिनेशन है उसमें समझना ज़रूरी है। और हम लोगों ने जो बताए थे पिछले करंट अफेयर्स में, उनसे भी क्वेश्चन आए बहुत सारे, इसलिए मैं इसके बारे में और बता रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट 15B है, उसके तहत ये बना है, और विशाखापत्तनम श्रेणी भी कहा जाता है इसको, प्रोजेक्ट 15B को। और ये युद्धपोत सूरत है, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, मतलब कि इस पर जो अदर वारशिप हैं उस पर हमला करके उसको नष्ट करने की क्षमता है इसमें मिसाइल के जरिए। इसमें ब्रह्मोस, बराक वगैरह वगैरह कई सारी मिसाइलें वहाँ पर तैनात की जा रही हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत बना हुआ ये चौथा युद्धपोत है। डिज़ाइन किसने किया? पहले मैंने बताया है आपको, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन यानी DND ने डिज़ाइन किया है इसे। तो इस युद्धपोत के बारे में कुछ और जान लें। इसकी लेंथ क्या है? 163 मीटर लेंथ है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 17.4 मीटर है। वेट कितना है? तो 7,383 टन है, और स्पीड ओवर 30 नॉट्स। ओके, युद्धपोत सूरत, उसमें किस तरह के हथियार लगाए गए हैं, डाले जा रहे हैं वहाँ पर? तो अत्याधुनिक हथियार हैं वहाँ पर, सेंसर हैं, एडवांस एक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है, सतह से सतह मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल जैसे ब्रह्मोस, बराक, ये सब उसमें शामिल की गई हैं। दुश्मन के एयरक्राफ्ट और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से के खतरे से मुकाबला करने के लिए इसमें सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम भी लगा हुआ है। ओके, 30 मिलीमीटर का रैपिड फायर गन भी है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है। इंडियन नेवी के किस प्रोजेक्ट के तहत बने युद्धपोत उदयगिरी का जलावतरण रक्षा मंत्री ने किया है? इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट 17A। ये रहा आंसर। और इसको नीलगिरी श्रेणी का भी कहा जाता है, नीलगिरी क्लास का भी कहा जाता है। डिज़ाइन किसने किया है? डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने किया है, यानी DND ने किया है।
उदयगिरी जो नाम है वो आंध्र प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखला है उदयगिरी, उसी के नाम पर रखा गया है। और ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बना हुआ दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है। ओके, और पहला जो युद्धपोत था इस प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ, प्रोजेक्ट 17A के तहत, वो था INS नीलगिरी। ओके, स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? स्टेल्थ का मतलब ये हुआ कि रडार को चकमा देने की क्षमता है इसमें। तो इसके बारे में कुछ और जान ले। इसकी लेंथ है 149 मीटर, चौड़ाई है इसकी 17.8 मीटर, वेट आप देख रहे हैं 6670 टन, और स्पीड है ओवर 28 नॉट्स। उदयगिरी। तो इसमें किस तरह के हथियार लगे हैं? लगभग वैसे ही हथियार हैं जैसे कि सूरत जो युद्धपोत है उसमें लगा हुआ है। अत्याधुनिक हथियार, सेंसर, एडवांस एक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है, सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली, दुश्मन के एयरक्राफ्ट, एंटी शिप क्रूज मिसाइल, उन सब के खतरे से निपटने के लिए इसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। 30 मिलीमीटर का रैपिड फायर गन भी है। ओके, और ख़ास बात है कि ये स्टेल्थ है। स्टेल्थ का मतलब ये हुआ कि रडार के पकड़ में नहीं आने वाला है। इसकी डिज़ाइन ऐसी की गई है कि रडार के पकड़ में ये नहीं आएगा, इसलिए आप इस तरह का देख रहे हैं, कुछ अलग तरह का ही डिज़ाइन देख रहे हैं। मतलब कि रडार जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजेगा। मान लीजिए कि इस जगह पर कोई जहाज़ है और उसने फ्रीक्वेंसी भेजा यहाँ पर, तो ये वापस लौट कर नहीं आएगा, बल्कि ये वापस इस तरफ चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा सिग्नल। तो इससे इस जो रडार है यहाँ पर दूसरे जहाज़ का, उसे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई युद्धपोत आ रहा है। तो यही खास चीज़ है स्टेल्थ की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और बहुत ही चर्चा है इस खबर की। क्वेश्चन होगा, राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी AG पेरारीवलन, उसे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए रिहा कर दिया है? आंसर होगा अनुच्छेद 142, आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को यह आदेश जारी किया और कहा कि हम इस संविधान के इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए हम रिहा करते हैं। AG पेरारीवलन जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था 31 साल पहले, यानी 11 जून 1991 को। उस वक्त उम्र थी 19 साल। ये रहा, और इन पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था इनको, और फांसी की सज़ा भी सुना दी गई थी। फांसी की सज़ा सुनाए जाने के 24 साल बाद रिहा किया गया है। अब जान लेते हैं कि अनुच्छेद 142, आर्टिकल 142 क्या है। देखिए, आर्टिकल 142 भारतीय संविधान के भाग 5 उसके अध्याय 4, जिसमें संघ की न्यायपालिका उसमें आता है। यह अनुच्छेद जो है सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का विशेषाधिकार देता है। इसके अंतर्गत किसी मामले में अगर अन्य कानून कोई लागू नहीं हुआ है तो कोर्ट का फैसला सर्वोपरि माना जाएगा। इस अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया है, अनुच्छेद 142(1) और अनुच्छेद 142(2). तो अनुच्छेद 142(1) उसमें सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार है कि अगर किसी मामले में मौजूदा कानून से पूर्ण न्याय नहीं हो पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट एक अलग तरह का आदेश दे सकता है, और ये आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस मामले के संबंध में सरकार या संसद कोई खास प्रोविज़न न दे दे। अनुच्छेद 142(2) जो है वो सुप्रीम कोर्ट को किसी व्यक्ति को बुलाने, दस्तावेज मंगाने, दोषी के मामले में जांच करने का अधिकार देता है, और इसके अलावा दोषी को दंडित करने का भी अधिकार देता है। ओके, तो इसी का यूज़ करते हुए रिहा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसे। राजीव गांधी हत्याकांड, उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लें शॉर्ट में। तो तमिलनाडु का एक शहर है श्री पेरम्बदूर, तो वहाँ पर 21 मई 1991 को एक बम विस्फोट हुआ था। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, और ये हत्या हुई थी एक महिला सुसाइड बॉम्बर धनु ने। ये है, उसके हाथ में माला थी, वो माला पहनाने के लिए आगे बढ़ी और उसके पूरे बॉडी में बॉम्ब लगा हुआ था, और झुकते ही उसने बटन दबा दिया बॉम्ब का और धमाका हुआ। और इस धमाके का जो मास्टरमाइंड था वो LTTE का एजेंट था शिवरासन। और इस हत्याकांड के बाद
पेरारीवलन को गिरफ्तार किया गया और दोषी पाया गया किस चीज़ का, तो जो पूरे हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड था, जिसने प्लान बनाया था, एग्जीक्यूट करवाया था उस महिला से, यानी शिवरासन उसका नाम था, उसके लिए इन्होंने 9 वोल्ट की 2 बैटरियां खरीदी थी और इसी का दोषी पाया गया था। और उसका सीबीआई ने गिरफ्तार करके टाडा कानून के तहत कार्रवाई की। पेरारीवलन और अन्य जो दोषी थे उनको 9 सितंबर 2011 को फांसी की सज़ा दी जानी थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दिया फांसी की सज़ा पर। और इसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है। 2013 में ये हुआ कि सीबीआई के पूर्व एसपी वो अदालत के सामने आया। उन्होंने कहा कि पेरारीवलन का जो कबूलनामा था पूरी घटना में, उसको चेंज किया गया था। मतलब ये कि ये स्वीकारोक्ति शामिल कर दी गई थी कि इस व्यक्ति ने कहा कि वो बैटरियां उस बम विस्फोट के लिए खरीदी गई थी। मतलब कि इनका ये कहना था कि जो बैटरी खरीदी गई वो इन्हें पता नहीं था कि वो किसके लिए यूज़ की जाएंगी, तो बैटरी तो खरीद के दे दिया और उसका यूज़ हो गया बम विस्फोट में। तो ये जो बयान बदला, उसी के बाद पूरा मामला बदल गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। द हिंदू में लिखा भी एक टर्निंग पॉइंट है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में डेथ सेंटेंस को चेंज कर दिया, उम्र कैद में बदल दिया। और उसके बाद से इनकी माँ जो पेरारीवलन है और बगल में इनकी माँ है, इन्होंने तमाम कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी और पूरा मामला बढ़ा। फिर इस मामले में तमिलनाडु में ख़ास तौर पे बहुत राजनीति हुई। उस समय जयललिता और करुणानिधि वो दोनों जीवित थे और इसमें बहुत पॉलिटिक्स हुई। और फिर सरकारों ने, राज्य सरकार ने ये कहा कि इनको रिहा कर दिया जाए। और फिर मामला आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ये हुआ कि फांसी की सज़ा दिए जाने के लगभग 24 साल हो गए हैं, तो इसको रिहा कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए अपने विवेक से इस व्यक्ति को रिहा कर दिया। तो मुझे लगता है इस पूरे मामले में आप समझ चुके होंगे क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। और PDF लेने के लिए आपको मेंबरशिप लेना होता है, 1 ईयर का मेंबरशिप है, आपके बहुत काम आएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाटो के किस सदस्य देश ने स्वीडन और फिनलैंड को इस सैन्य गठबंधन में शामिल करने के प्रस्ताव पर ऐतराज़ जताया है? इसका आंसर होगा तुर्की। देखिए, स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन दे चुके हैं और इसका कड़ा विरोध जताया है और थ्रेट किया है तुर्की ने उन दोनों देशों को, फिनलैंड और स्वीडन को, कि हम अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो नाटो में शामिल नहीं होने देंगे। तो इसके बारे में डिटेल बताते हैं, उससे पहले मैप के थ्रू भी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन से देश हैं इन सब मामलों में। तो ये रहा प्यारा भारत और अब चलते हैं यूरोपीय देशों की ओर। और सबसे पहले फिनलैंड और स्वीडन है उसको देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये रहा फिनलैंड और ये है स्वीडन यहाँ पर, और ये विशालकाय है यहाँ पर रशिया। और तुर्की की देखेंगे तो यहाँ पर है तुर्की। ओके, तुर्की पहले से नाटो का मेंबर है, जो 30 सदस्यीय नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सैन्य गठबंधन है, उसका मेंबर है तुर्की। और आपको बताऊं कि अगर कोई देश नाटो में शामिल होना चाहता है तो उसमें ये शर्त है उस ट्रीटी में, उस संगठन के नियमों में, कि इसके तमाम जितने भी देश हैं वो सहमत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक देश ने मना कर दिया तो किसी और देश को कई लोग बहुमत से उसको शामिल कर लें नाटो में, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए तुर्की की जो आपत्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपत्ति है उसके बारे में बताते हैं। उससे पहले ये समझ ली कि सबसे पहले जो आपत्ति है वो व्लादिमीर पुतिन ने, यानी रूस ने जारी की थी और कहा था कि अगर ये दोनों देश यानी फिनलैंड और स्वीडन, ये दोनों देश नाटो में शामिल होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी भयंकर गलती होगी। और उसके बाद अब तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका, एर्दोगन, तो उन्होंने भी इस पर ऐतराज़ जताया है। क्यों ऐतराज़ जताया है, क्या मामला है? देखिए, BBC के अनुसार तुर्की का ये आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों जो हैं वो कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी यानी PKK उसको सपोर्ट करता है और तुर्की PKK को आतंकवादी संगठन मानता है। इस संगठन ने वर्षों से
कई दशक से तुर्की के सरकार के खिलाफ अलग अलग जगहों पर आतंकवादी कार्रवाई की है और हथियार बंद लड़ाई छिड़ी हुई है वहाँ पर। और तुर्की का ये कहना है कि वह ऐसे किसी देश को नाटो में शामिल नहीं होने दे सकता जो उसके यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, या फिर जो आतंकवाद जो बढ़ा रहा है, जो संगठन है, उसको कोई देश सपोर्ट कर रहा हो। ओके, तो स्वीडन और फिनलैंड को ये कहा गया है कि पीकेके यानी वहाँ का जो आतंकवादी संगठन है तुर्की का, उसको सपोर्ट करना, समर्थन करना बंद करना चाहिए। अगर सिक्योरिटी की गारंटी देता है ये दोनों देश, इन फिनलैंड और स्वीडन, तभी तुर्की ने कहा है कि हम नाटो में शामिल होने देंगे। और दोनों देशों ने तुर्की पर निर्यात प्रतिबंध भी लगाया हुआ है, फिनलैंड और स्वीडन ने। तो कहा कि निर्यात प्रतिबंध तुरंत हटाया जाना चाहिए, तभी ये कुछ सामान वहाँ भेज सकता है। इसका कहना है कि जब हमारी दोस्ती ही नहीं है, दुश्मनी भरा व्यवहार कर रहे हो, तो हमारे सैन्य गठबंधन में कैसे आ सकते हो। हालांकि तुर्की ने कहा है कि हम बातचीत करने को भी तैयार हैं, और फिनलैंड और स्वीडन ने भी कहा है, उसके देशों के जो सरकार है उन सब ने कहा है कि हम बातचीत करेंगे और इस पर तय कर लेंगे। ओके, हालांकि अमेरिका इन सब का बॉस है, तो ऐसे उम्मीद है कि अमेरिका तुर्की को समझा लेगा और उन दोनों देशों को भी समझा लेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, ये रहे, ये तो एर्दोगान है, तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, और ये सना मारिन है, ये कौन है, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, और ये स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये भी। कर्नल धर्मवीर, उनका निधन हो गया 16 मई 2022 को। तो वह 1971 के युद्ध के दौरान किस जगह लड़ी गई लड़ाई में वीरता के लिए चर्चित थे। आंसर होगा लोंगेवाला। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई इंडिया ने। तो उस दौरान लोंगेवाला यानी उस समय का जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उसकी सीमा पर लोंगेवाला में लड़ाई हुई थी, बहुत भयानक। और उस लड़ाई के नायक थे कर्नल धर्मवीर। तो उनका निधन हुआ है गुड़गांव में। लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में बताऊं, दरअसल लोंगेवाला पोस्ट जो है वहाँ पर 4 दिसंबर 1971 को रात में पाकिस्तानी आर्मी हमला करने वाली थी। इसकी भनक लग गई थी कर्नल धर्मवीर को, और इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने सीनियर मेजर चांदीपुरा को आगाह किया था। लेकिन उस समय इंडियन आर्मी और एयरफोर्स बैकअप देने में असमर्थ थी रात की वजह से। तो धर्मवीर के साथ मात्र 20 से 22 सैनिक थे, और उनके सीनियर थे मेजर चांदीपुरा। तो कम सैनिकों के बावजूद पाकिस्तानी आर्मी को उलझाए रखा, और सुबह होते ही जैसे एयरफोर्स पहुंची, पाकिस्तानी को तबाह कर दिया था। तो लोंगेवाला पर फिल्म बन चुकी है, मशहूर फिल्म बॉर्डर। ओके, और वो इसी लोंगेवाला पर आधारित थी। फिल्म बॉर्डर में कर्नल धर्मवीर का किरदार निभाया था अक्षय खन्ना ने। फिल्म में तो अक्षय खन्ना को शहीद दिखा दिया गया था, यानी कर्नल धर्मवीर को, लेकिन एक्चुअल में वो अभी भी जीवित थे। फिक्शन मोड देने के लिए ऐसा फिल्म ने कर दिया था, फिल्म के निर्माताओं ने शहीद दिखा दिया था, लेकिन अभी तक वो जीवित थे। ओके, और फिल्म में मेजर चांदीपुरा का किरदार निभाया था सनी देओल ने। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। तो 1971 का युद्ध इंडिया और पाकिस्तान के बीच चला था 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 1971 को, और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को घुटने पे ला दिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लद्दाख में लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पुराने किस दुर्लभ प्रजाति के सांप के जीवाश्म पाए गए मिले फॉसिल। आंसर होगा मैडसोइडे। ओके, और ये पीआईबी की ओर से जारी किया गया है। साइंटिस्ट ने इसके बारे में खोज की है। 35 मिलियन ईयर ओल्ड। ओके, वैज्ञानिकों ने लद्दाख में खासतौर पर जो हिमालय रेंज है वहाँ पर पहली बार इस प्रजाति के सांप के जीवाश्म पाए हैं। और ये जो रिसर्च है इसके बारे में एक जर्नल में पूरी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। और इस तरह का सांप हुआ करता था, ये मीडियम आकार का हुआ करता था ये। ओके, और कई संगठन ने मिलकर इसको ढूंढा है, जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, कोमेनियस यूनिवर्सिटी स्लोवाकिया। तो इन सब ने मिलकर ये सांप के बारे में जो फॉसिल पाए गए उस पर रिसर्च किया और उसके बारे में पता किया। तो ये फॉसिल उसके यानी जीवाश्म पाए गए हैं,
और इसी के आधार पर यह तय किया गया कि ये खास मैडसोइडे प्रजाति का सांप है जो कि अब विलुप्त हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया? आंसर होगा दिल्ली। अनिल बैजल दिसंबर 2016 में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, यानी उपराज्यपाल नियुक्त हुए थे, और अब उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और एक समय 2004 में वो होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी को भारत का 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? आंसर होगा राजस्थान। इसका ऐलान किसने किया? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका ऐलान किया है। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, वहाँ पर बाघ के अलावा भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, भालू, सुनहरा सियार, चिंकारा, नीलगाय, लोमड़ी जैसे जानवर वहाँ देखे जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात है, राजस्थान में और भी कई टाइगर रिजर्व हैं, जैसे सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व है, कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। ओके, राजस्थान की बात हो रही है तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्र। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को ये वीडियो, जितने भी दोस्त हैं। अगर पसंद आ रहा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, उम्मीद है आप शेयर करेंगे। और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, sarkarijobnews.com का ये ऐप है और ये आपको गूगल प्ले पर मिलेगा। सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करेंगे, ऐप आ जाएगा और इसके थ्रू आप करंट अफेयर्स की तैयारी भी कर सकते हैं। और 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है, उसके थ्रू करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी हो सकती है। देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब मिलते हैं कल सुबह।